सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम के साथ ये बातें बताई थी कि आखिर उसमें कैसे छेड़खानी मुमकिन है। एबीपी न्यूज ने जब इसी बाबत उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहना था सौरभ का, आपको सुनवाते हैं। जरिए ये दावा करने की कोशिश की कि किस तरीके से चुनावों के दौरान ईवीएम को हैक किया जा सकता है और किसी भी पार्टी विशेष को जिताया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के इस आरोप को चुनाव आयोग ने तो खारिज किया ही, तमाम सवाल भी खड़े हो गए। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद सौरभ भारद्वाज हैं और ईवीएम की वो मशीन भी रखी है जिसके जरिए विधानसभा के अंदर में आम आदमी पार्टी ने दावे किए थे ईवीएम हैक करने के। सौरभ, पहला सवाल तो यही है कि ये जो मशीन हम देख रहे हैं, ये मशीन कहां से आई है? ये ईवीएम है या ईवीएम का नमूना है? कैसे तैयार की, कहां से आपने इसको मंगवाया? देखिए, बहुत बार इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को कहने की कोशिश कर रहा है कि ईवीएम जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करेंगे तो तमाम एम्बेडेड सिस्टम्स जो हैं, जैसे माइक्रोवेव एक एम्बेडेड सिस्टम है, उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर है। वॉशिंग मशीन एक एम्बेडेड सिस्टम है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं। उनकी तुलना में ईवीएम मशीन एक बहुत ही सरल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है जिसका सिर्फ एक ही काम है कि वोट डल जाए तो उसको स्टोर कर लो और जब पूछा जाए तो बता दो किसके कितने वोट डले। तो इस तरीके की मशीन बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत जगह उपलब्ध है। ईवीएम्स के ऊपर बहुत सालों से रिसर्च हो रही है। गिनती के देश हैं जो ईवीएम इस्तेमाल करते हैं, वरना बहुत जो एडवांस देश हैं वो ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते, मगर वो रिसर्च जरूर करते हैं इंडिया की ईवीएम्स के ऊपर। ठीक है, ये तो ईवीएम की परिभाषा दे दी आपने। मैं इस मशीन के बारे में पूछ रहा हूँ। सब लोगों के सवाल मन में यही है कि ये मशीन कहां से आई? तो ईवीएम के बारे में जानकारी कई जगह उपलब्ध है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हैं जिनको ईवीएम के अंदर क्या है, किससे बनी हुई है, उनको ये जानकारी है। मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। 2009 के अंदर आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में 4000 मशीनें गायब होने की एक रिपोर्ट लिखाई गई थी। 4000 मशीनें हमारे इलेक्शन कमीशन की गायब हो गई थी और उसके अंदर कुछ ईवीएम्स जंकयार्ड से मिली, कुछ ईवीएम्स कबाड़ी की दुकान पे मिली। तो ऐसा नहीं कि ईवीएम्स लोगों तक पहुंची नहीं है या लोगों को असली ईवीएम का अंदाजा नहीं। कहां से पहुंची? कल जब से आपने खुलासा किया है, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कहां से मशीन आई, कौन सी मशीन? क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो हमारी मशीन है ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ये खिलौना है। जी देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की मशीन का नमूना है और मेन प्रेमाइस पूरी बहस का ये है कि बार बार इलेक्शन कमीशन 2 महीने से जब हमें सवाल उठा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो मशीन है एक स्टैंड अलोन मशीन है। इसके अंदर कोई मोबाइल मशीन आपने खुद बनाई है? तो ये मशीन हमारी एक टीम है, उस टीम का मैं भी एक मेंबर हूँ। टीम के अंदर ज्यादातर लोग आईआईटी से हैं, कुछ लोग वो हैं जिन्होंने बाहर से टेक्नोलॉजी पढ़ी है, हिंदुस्तान के बाहर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, और उन्होंने भी हमारी इस टीम के अंदर पिछले 1.5-2 महीने के अंदर काफ़ी मदद की है। और हूबहू हमारी कोशिश है कि वैसी ही मशीन का रेप्लिका बनाए, क्योंकि हमें दिखाना चाहते थे कि आप जिस चीज़ों की बात अपनी मशीन में कर रहे हो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपनी ही बातों में फंस रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि जी उनको जो दिखाना था उन्होंने मशीन ही वही बनाई। हमारी जो मशीन है उसको रिग्ड नहीं किया जा सकता, उसमें कोई कोड नहीं होता, एक बार वो डल गया तो वो लॉक हो जाता है, तो उसको हैक किया ही नहीं जा सकता है। आपको जो दिखाना था आपने वो मशीन बना के दिखा दिया। चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि हमारे में माइक्रोचिप है, मैं कह रहा हूं मेरे में माइक्रोचिप है। वो कहते हैं हमारा कोड रीड नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं मेरा भी कोड रीड नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ये राइट नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं मैं भी उसी टेक्नोलॉजी के लिए कह रहा हूं कि जो टेक्नोलॉजी से आप कह रहे हैं कि वो राइट नहीं हो सकता, उसी टेक्नोलॉजी से मैं कह रहा हूं कि मेरी माइक्रोचिप भी राइट नहीं हो सकती। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि वो हैक हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आपकी मशीन भी उन्हीं टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है। आपके पास कोई इन हाउस मैकेनिज्म नहीं है चिप बनाने का, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, ना ही उन 2 कंपनियों के पास है, BEL और ECIL। इन कंपनीज के बारे में आप पता कर लीजिए कि वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज इन कंपनियों की क्या रेपुटेशन है। मुझे लगता है कि शुरू की 500 में भी नहीं आते। अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन कंपनियों को ऊपर से नीचे तक लगाया जाए संसार में, तो ये 500 पहली 500 कंपनियों में भी इनकी टेक्नोलॉजी नहीं गिनी जाती। इनकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो इन्होंने इस्तेमाल की है वो आउटसोर्स्ड है। इन्होंने चिप इस्तेमाल की है, वो इन्होंने खुद नहीं बनाई है, इन्होंने विदेशी कंपनी से ली है। साबित होता है सौरभ जी कि हैक किया जा सकता है। साबित होता है कि जहां से ये चिप खरीद सकते हैं
वो चिप सिर्फ इनके लिए नहीं बनती, वो माइक्रो प्रोसेसर सबके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सभी के लिए माइक्रो कंट्रोलर बनाए जा सकते हैं। तो अगर ये वहां से खरीद सकते हैं तो कोई भी साधारण आदमी भी वहां से खरीद सकता है और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीन बना सकता है और ये प्रूव कर सकता है, ये स्थापित कर सकता है कि अगर मेरी मशीन टेम्पर हो सकती है तो आपकी भी हो सकती तो है। ये अब मशीन तो सवाल आपने नंबर टेम्पर करने के लिए ही बनाई। सवाल ये कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी जो मशीन है वो सुरक्षा में रखी जाती है, उसके अपने मानक हैं और उसको कोई ऐसे सरेआम आकर के कोई नहीं छेड़खानी कर सकता। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, उसके जो तमाम अधिकारी हैं, पूरा सिस्टम है, वो सारा सिस्टम मिला हुआ है। देखिए, अब दो एस्पेक्ट हैं इसके। एक टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी का एस्पेक्ट था। पहले चुनाव आयोग ये कहता था कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। हमने ये दिखाया कि आपकी ही टेक्नोलॉजी जैसी मशीन को हैक किया जा सकता है तो आपकी भी करी जा सकती है। अब इन्होंने दूसरे एस्पेक्ट पे आए कि ये सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के अंदर इस मशीनों को रखा जाता है। मैं मानता हूं कि ऐसा होता है। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तब ये रिटर्निंग ऑफिसर की कस्टडी के अंदर ये मशीन्स आ जाती हैं। फिर जब ये पोलिंग बूथ पे जाती हैं तो पुलिस सिक्योरिटी के अंदर जाती हैं, काउंटिंग के लिए जब आती हैं फिर वापस स्ट्रांग रूम में आ जाती हैं, सिक्योरिटी में रहती है। मगर जब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो ये मशीन साधारण मशीनों की तरह वेयर हाउस के अंदर पड़ी होती है, हजारों की तादाद के अंदर, ठीक है, जिनकी एक सामान्य सिक्योरिटी होती है। वहां पे कोई आईएएस ऑफिसर उसकी पहरेदारी नहीं कर रहा होता, एक सामान्य सिक्योरिटी उसकी वो पहरेदारी करती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि उन सबको पैसे खिलाने की जरूरत है। कोई भी कंपनी का अफसर, इंजीनियर या उसके इंजीनियर के नाम पे कोई भी दूसरा बहरूपिया इम्पोस्टर आके कह सकता है कि हमें इनकी मरम्मत करनी है, लेकिन वो हमें इनकी मशीन मेंटेनेंस कहाँ करनी जाएगी, है। किन चुनावों में जाएगी? जी। वो लोकसभा के चुनाव होंगे कि विधानसभा के होंगे? कौन सी विधानसभा में जाएंगे? उसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी का उम्मीदवार जो है वो कौन से क्रम पे होगा? हाँ। ये सब कौन जी, जी, जी। ज्योतिष जो है वो बहुत- पहले से जानकारी जुटा कर रखता होगा कि वेयर हाउस में ईवीएम पड़ा है, चलो जी उसको उसमें सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। हाँ। और 2 साल बाद जो चुनाव होंगे उसका क्रम भी उसको पता होगा। अब मैं आपको दिल्ली के चुनाव का उदाहरण लेके बताता हूं। दिल्ली के चुनाव के एमसीडी के चुनाव के अंदर जो मशीनें इस्तेमाल होंगी किस स्टेट से आई, ये हमने नहीं डिसाइड किया। ना इन्होंने कोई लॉटरी निकाली कि किस स्टेट से निकाले। ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद अपना निर्णय ले लिया कि हम गुजरात से मंगाएंगे, तो इन्होंने गुजरात से मंगाई। ठीक है, इन्होंने निर्णय ले लेते यूपी से मंगाएंगे तो यूपी से मंगाई। तो निर्णय तो इनका ही था, तो इनको मालूम है कि इनको कहां से मंगानी है। नंबर 1। नंबर 2, जो सवाल 2 महीने से उठ रहा था वो ये था कि देखिए, दूसरे नंबर पे बहुजन समाजवादी पार्टी है, चौथे नंबर पे कांग्रेस है। ये चीज इलेक्शन से 10 दिन पहले डिसाइड होती है ना। और ये कहते थे अगर ये चीज ही 10 दिन पहले डिसाइड होती है तो पहले से कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है। हमने कल हैक करके ये दिखाया कि आपको पहले से जानने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सिर्फ उस मशीन के अंदर टेम्परिंग करके अपना सॉफ्टवेयर डाल दो। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है सर कि फिर कोई आप- कोड होता ही नहीं है, कोई मदरबोर्ड जो है उसको चेंज नहीं कर सकता है। और अगर आप इतने विश्वस्त हैं, इतने आश्वस्त हैं, तो 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है, आप उसका इंतजार कर लेते। आप उसके पहले जो है इतनी जो बड़ी संस्था है जिसकी एक इज्जत है, पूरी दुनिया में इज्जत है भारतीय चुनाव आयोग की, उसको आप इस तरीके से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो मिला हुआ है और भ्रष्ट है। अच्छा, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो कि क्यों हमने 12 तारीख का इंतजार नहीं किया। पहली बात तो 12 तारीख को कोई हैकेथन नहीं है। 12 तारीख को सिर्फ चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है और मुझे लगता है कि उसके अंदर सिर्फ वो लोगों को यकीन दिलाने के लिए कुछ अपने फीचर्स के बारे में बताएंगे और लोगों को कहेंगे कि भाई हमारा फीचर बहुत अच्छा है, ये है, हम ऐसे ऐसे इसको सिक्योर करते हैं और आप अपने सुझाव दे दीजिए। वो सुझाव वो ले लेंगे और उनसे अच्छे सुझाव ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर के रूप में 2013 में खुद, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा कि टेम्पर हो सकती है, हमारे हाई कोर्ट ने 2012 में माना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2013 में ये मान लिया, ऑर्डर के अंदर है कि हाँ ये मशीनें टेम्पर हो सकती हैं। चुनाव आयोग की तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मशीनें टेम्पर हो सकती हैं, हमें यकीन है। इसीलिए आप इन सब मशीनों के साथ प्रिंटर लगाओ ताकि जब कोई बटन दबाया जाए पर्ची निकले और यूजर को पता चले, वोटर को पता चले कि मेरी वोट सही जगह गई। अब इन्होंने क्या किया, चुनाव आयोग ने 2013 में कहा गया कि आप हर मशीन के अंदर ये लगाएंगे और एक इंडिस्पेंसिबल प्रोसेस है, मतलब अब जो भी चुनाव होंगे उसमें मशीन होनी चाहिए। आज 2017 हो गए, 4 साल हो गए,
चुनाव हुए अभी दिल्ली में, इन्होंने नहीं लगाई मशीन। लेकिन ये भी कहा गया है कि अब आने वाले जो चुनाव होंगे वो वीवीपैट से ये होंगे। बार बार कहा जा रहा है, देखिए ये बार बार कहा जा रहा है। राजौरी गार्डन और में जो सिर्फ- चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें भी वीवीपैट लगा था। जी। आपकी पार्टी जो है जमानत भी नहीं बचा पाई। जी, अब उसके अंदर भी एक कैच है। अभी तक प्रावधान क्या है कि आप वीवीपैट मशीन लगा दो, मगर वीवीपैट मशीन के अंदर जो पर्चियां निकलेंगी उनकी गिनती का कोई प्रावधान नहीं है। उसकी नहीं गिनती क्यों है? आप हाँ, काउंटिंग के बीच में क्लेम नहीं करिए, नहीं वो नहीं है। नहीं नहीं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसके अंदर जाना और वो वीवीपैट की काउंटिंग कराना लगभग नामुमकिन की तरह है। यही कारण है आज तक वीवीपैट की काउंटिंग नहीं हुई। इसके ऊपर संदेह कई बार हुए, इलेक्शन पिटीशन कई बार आए, मगर वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग कभी नहीं हुई, क्योंकि जानबूझ के उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको बनाया गया। वीवीपैट पर हम भी क्या यकीन कह रहे नहीं हैं? है? नहीं, हम क्या कह रहे हैं? हमने जो रेजोल्यूशन कल पास किया, हम ये कह रहे हैं कि आप एक तो सारी मशीनों के साथ वो पर्ची वाली मशीन लगाइए, ताकि पर्ची निकले और वो जमा हो, और कम से कम 25% पर्चियों की गिनती की जाए। कम से कम 25 जगह ये रेंडमली डिसाइड हो कि इनकी पर्चियों की भी गिनती होगी, ईवीएम से भी गिनती होगी, और उसका मिलान किया जाएगा, ताकि लोगों को ये यकीन आए कि ईवीएम के अंदर जो चीजें स्टोर हुई हैं वो असली हुई हैं, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं। बजाय इसके सर कि आप विधानसभा के सदन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, या जो आप पंजाब और दिल्ली में आपकी हार हुई तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उस हार की झेप को मिटाने के लिए ईवीएम पर सवाल उठा रही है, आप इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे। विधानसभा का इस्तेमाल क्यों किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि 12 तारीख को जो मीटिंग है, आप जाइए अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करके और उनको चैलेंज करिए वहां पर कि उनको वो ईवीएम दें और आप उसको हैक करके दिखाइए। अच्छा, ये कहना कि आम आदमी पार्टी इस सवाल को उठा रही है क्योंकि हम पंजाब में हार गए, जो लोग हारे सब उठा रहे हैं। हाँ, वो गलत इसलिए है क्योंकि 2009 से लेकर 2014 तक बीजेपी और आरएसएस का पूरा एक विंग, इनकी विवेकानंद फाउंडेशन, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी एनजीओज हैं, वो सब एक मुहिम चला रही थी कि वीवीपैट से ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम के अंदर टेम्परिंग हो सकती है। इनके स्पोक्सपर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव ने बाकायदा रिसर्च करी 4 साल तक और किताब छापी, जिसका फॉरवर्ड माननीय अडवाणी जी ने लिखा, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने उसके अंदर लिखा कि हाँ ये मशीनें टेम्पर हो सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुब्रमण्यम स्वामी खुद पिटिशनर थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीख तक कर कहा सवाल ये कि कि मशीनों 12 में को आप टेम्परिंग हो सकती है। जाएंगे, मेरा सवाल ये जाएंगे चुनाव आयोग, आप उनको चैलेंज करेंगे मीटिंग में, या सिर्फ मीडिया में सिर्फ बातें बोलेंगे और ठोस काम नहीं करेंगे? मेरा एक सवाल तो ये है कि 2014 के बाद भाजपा के अंदर ऐसा क्या बदला कि इन्होंने वीवीपैट के ऊपर या ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दिया? एक सिर्फ ये बदला कि अब ये सत्ता में है, अब कोड इनके पास है, पहले कोड किसी और के पास था। कोड होता ही नहीं है सर, चुनाव आयोग कह रहा है कोड नहीं होता। सवाल ये, चुनाव आयोग चलिए, तो ये सवाल भी- सवाल अब सवाल जो ये, 12 सवाल ये, तारीख सर, को सवाल मीटिंग ये, बुलाई जी, गई है, उसमें हम लोग बिल्कुल जाएंगे। आप जाएंगे? हाँ, और हम इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि हैकेथन चुनाव आयोग कराए। ये बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। मैं नहीं कह रहा कि हम चुनाव आयोग के दुश्मन हैं, हम चुनाव आयोग के मददगार हैं। हम चुनाव आयोग की मदद करके, हाँ, हम चुनाव आयोग की मदद करने के लिए कह रहे हैं कि ये मशीन आपकी खराब हो सकती हैं, इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं, आप इसके अंदर प्रिंटर लगाइए। और 12 तारीख को भी हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप एक इंटरनेशनल लेवल का हैकेथन इनवाइट कीजिए, जिसके अंदर दुनिया भर के टेक्नोक्रेट्स को आप बुलाइए, टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट को बुलाइए, ताकि इस देश के प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास ना सिर्फ देश में, विदेशों में भी बढ़े। ठीक है, आपने जो कल विधानसभा के अंदर बताया कि एक कोड होता है जिसको जाकर के कोई वोटर जाके दबा के आ जाएगा, इसके बाद पूरा ईवीएम में आगे जो वोटिंग होगी वो सभी एक पार्टी को जाएगा। सवाल ये है कि अगर हम दिल्ली का ही उदाहरण ले लें, यहाँ पर लगभग 12,000 बूथ थे, यानी 12,000 बूथों पर ऐसा हुआ होगा, उसमें 12,000 लोग आपके हिसाब से इन्वॉल्व रहे होंगे। आप एक उदाहरण तो देते, इतने नेता पार्टियां बदलते हैं, जी जी जी। तो क्या कार्यकर्ता पार्टी नहीं बदल सकते? आप किसी एक को तो लेकर आते जो बताता कि हाँ भाई मैंने आज तक जीवन में ये कोड वाला काम किया है और इस ईवीएम को हैक किया है। पहली बात तो ये कि किसी पार्टी को जीतने के लिए उसको 12,000 मशीनों के अंदर नहीं करना, एक रिक्वायर्ड परसेंटेज फिर भी के अंदर अगर आप गड़बड़ी करेंगे, करीब 30% 25% मशीनों के अंदर आप गड़बड़ी कर देंगे तो वो हो सकता है। तो भी 3,000 4,000 हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बात सबूतों की करी जा रही है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, भिंड के अंदर सब लोगों ने कैमरे के अंदर देखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, चुनाव अधिकारी के सामने, पत्रकारों के सामने, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, इलेक्शन कमीशन की ही ईवीएम थी जिसमें आप कोई भी बटन दबाओ, किसी भी पार्टी का दबाओ, पर्ची बीजेपी की निकल रही थी।
ये चीज प्रिंट मीडिया में आई, छपी। लेकिन चुनाव अभी आयोग ने तक खंडन किया, इस नहीं आरोप का देखिए, खंडन किया। चुनाव आयोग को इसकी इंक्वायरी करनी थी। चुनाव आयोग की इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास है, उनका प्रेस रिलीज मेरे पास है। चुनाव आयोग ने उस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर कहीं पे भी ये नहीं कहा कि ये हुआ कैसे। चुनाव आयोग ने तो सीधा सीधा कह दिया कि ये हुआ ही नहीं। अरे हुआ ही नहीं और हुआ है इसका तो सवाल ही नहीं होता, वो तो कैमरा पे दिखाए कि वो हुआ है। आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पत्रकारों से कह रही है कि पर्ची चाहे किसी की भी निकले, कई अखबारों में नहीं छपना चाहिए वरना जेल जाओगे, वरना थाने में मिलोगे। तो सवाल ये नहीं था कि हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हुआ था। सवाल ये था चुनाव आयोग को एक्सप्लेन करना था कि ये कैसे हुआ। देखो मशीन खराब होना, कहा कि टेक्निकल खराबी आ गई। टेक्निकल खराबी ऐसे कैसे हो सकती है कि कोई भी बटन दबाओ आपकी पर्ची कमर चलिए, की आपको निकली। यकीन और है एक चुनाव बात आयोग मैं पर? आपको आपको बताऊं, यकीन है या नहीं है? उस इंस्टीट्यूशन पर देखिए, यकीन है? चुनाव आयोग एक संस्था है, मगर चुनाव आयोग को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट कभी नहीं दी कि क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है उसकी बात पे यकीन किया जाए। और उसका कारण बताता हूं। जब चुनाव की प्रक्रिया होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ 5 गवाह बैठते हैं अलग अलग पार्टियों के, जो देखते हैं कि मशीन में गड़बड़ी तो नहीं हो रही। अगर चुनाव आयोग के ऊपर हमारे संविधान में यकीन होता तो वो कहते अरे चुनाव आयोग इलेक्शन करा रहा है, उनके अफसर इलेक्शन करवा रहे हैं, गवाहों की क्या जरूरत है, उस पर सील लगाने की क्या जरूरत है, उस पर साइन करने की क्या जरूरत है। हर पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर धागा बांध करके अपनी मोहर लगाती है। लेकिन वो लॉजिकल प्रक्रिया है उसकी, वो एक लॉजिकल प्रक्रिया है। क्या लॉजिकल प्रक्रिया? अब मैं उस पर आता हूं। आप जो सवाल वो उठा जो रहे हैं, लॉजिकल जी। प्रक्रिया है वो कागज द्वारा वोट डालने की लॉजिकल प्रक्रिया है कि कागज द्वारा जब वोट डाले जाएंगे वो पेटी बंद हुई या नहीं हुई, सील हुई ना हुई। आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करना, आपको अपने 5 गवाहों पे भरोसा करना है कि उन्होंने सील करी, वरना इलेक्शन कमीशन तो सील करता है। जो कोड की बात आप कह रहे हैं, ये कोड कौन बनाता है? ये चुनाव आयोग बनाता है। हम जो ये कह रहे हैं कि अब वो जो कागज वाली प्रक्रिया तो बदल गई। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि कागज वाली प्रक्रिया तो बदल गई, मगर अब आप हम पे विश्वास करो, क्योंकि हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि संविधान ने नहीं कभी कहा कि तुम पे विश्वास करो। संविधान ने तो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ 5 गवाहों पे भी विश्वास करो। हम कह रहे हैं कि आपने टेक्नोलॉजी बदल दी, कागज से आप मशीन पे आ गए, मगर मशीन के लिए जो विश्वास जरूरी है उसको कायम करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। वो कहता नहीं, आप हमारी बात का यकीन करो, मैं कह रहा हूं ये टेम्पर नहीं हो सकती, इसलिए यकीन करो। अब उनका आधार भी है सर, वो कह रहे हैं कि कोई आधार नहीं है उनका। उनका आधार कैसे गलत कहना है? यह है कि जब एक बार वोट हो जाती है, इसके हाँ, बाद मशीन लॉक हो जाती है, पहली बात। ये भी एक तो कोड दबाने का मतलब नहीं है। ये भी दूसरा, उन्होंने कहा कि कोड जैसी कोई अच्छा, चीज मैं होती आपको नहीं अपनी है। मशीन के अंदर दिखाऊंगा जी, कि आप जब दिखाइए। मैं अपनी बैलेट मशीन ऑन करूंगा और आप एक बटन दबाएंगे तो मेरी मशीन भी लॉक हो जाएगी। आप मेरी मशीन लॉक होने के आपने बाद कल दूसरा दिखाया भी, बटन आप नहीं डाल दिखाइए, सकते। आप देखिए, दिखाइए। आप मान लीजिए अब मैंने ये मशीन, अभी मैं इस मशीन को एक्टिवेट कर रहा हूं। ये मशीन मेरी एक्टिवेट हो गई, ठीक है। ये मशीन अब रीसेट हो रही है। इसके अंदर ये बता रहा है कि इसके अंदर अब कोई वोट नहीं है, सारे वोट 0 हो गए। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपने किया है? ये हमने इस वक्त फिलहाल इसको कर रखा है कि ऑटो रीसेट किया हुआ है, ठीक ताकि है। डेमो दिखाने में जल्दी हो। हालांकि मैं रीसेट यहां से भी कर सकता हूं। ठीक है। अब अगर मुझको इसके अंदर वोट डलवानी है तो ये जो डब्बा होता है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। वो ये बटन जब दबाता है, बैलेट बटन, तब ये मशीन एक्टिवेट होती है और तब जब यहां पे कोई वोट डलेगी तो वो वोट रिकॉर्ड होगी। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि जब तक ये बटन दोबारा यहां वाला नहीं दबेगा तब तक यहां कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं, मेरे में भी नहीं होगा। जैसे अब आप देखिए कि मैंने इसको बैलेट बटन को दबा दिया। अब अगर आप आम आदमी पार्टी का बटन दबाएंगे तो ये लाल निशान की लाइट जलेगी और आवाज आएगी, बीप आएगी 6 सेकंड की। मगर उस दौरान अगर मैं 4-5 बटन दबाऊंगा तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होंगे। देखिए, ठीक है। अब मैं अगर ये दबा रहा हूं तो कोई बीप की निशान की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि ये मशीन लॉक हो चुकी है, जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। मैं भी ये कह रहा हूं मेरी मशीन भी लॉक हो रखी है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि हालांकि दिखने में, सुनने में मशीन लॉक हो रखी है, मगर अगर मैं इसको सीक्रेट कोड डालूंगा तो ये वो सीक्रेट कोड लेके इस मशीन को एक्टिवेट कर देगी। सवाल भाई, वो सीक्रेट कोड कौन बनाता है? देखिए, और जो जारी कहां से होता है? जो लोग इस मशीन को हैक करने के लिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो लोग इसको टेम्पर करने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं, वही लोग उस सीक्रेट कोड को बनाते हैं। वो सीक्रेट कोड हो सकता है मेरा वाला कोड, उनका वाला कोड अलग हो, और फिर वो अपने बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और इसमें 3-3 हजार, 4-4 हजार लोग
शामिल होते इसके हैं, अंदर लेकिन एक कोई कैच भी है। एक भी कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता, कोई देखिए, भी सुराग आकर के सामने नहीं कहता। देखिए, सुराग की बात ये है कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि हर बूथ पे हर नया आदमी जाके वोट डालेगा और इनका कोड डालेगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन में बात करें या आरओ से बात करें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करें, तो हर बूथ में कम से कम एक आदमी ऐसा जरूर मिलेगा जो बूथ में आया, अपने इलेक्शन वोटर कार्ड के साथ आया, आधार कार्ड के साथ आया और बोला कि मेरा वोट पहले कैसे डल गया, मैं तो अब डालने आया हूं। आप पूछ लीजिए, हर बूथ में ऐसे लोग मिलेंगे और इलेक्शन कमीशन कहेगा कि भाई आपका वोट तो पता नहीं कौन डाल गया, मगर चलो आप भी डाल। लेकिन वो ईवीएम तक नहीं पहुंच पाता। मैं भी वोट देने जाता हूं, आप भी वोट देने जाते हैं, अगर हमारा वोट किसी ने दे दिया होता है तो वो रजिस्टर में हमारे नाम के आगे टिक होता है और फिर हम सवाल उठाते हैं कि हमारा वोट किसने दे दिया। तो वो किसने डाल थोड़ी पहुंचते। तो आप ईवीएम तक नहीं पहुंचे। तो जिसने आपका वोट दे दिया उसने आपका वोट ही नहीं दे दिया, उसने उस मशीन को हैक भी कर दिया। वही तो वो कुछ लोग हैं जिन्होंने जाके जगह जगह जाके आपकी पूरी मशीनें हैक कर दी। जरूरी कोई ना कि साधारण वोटर ही जाके हैक करेगा। कोड चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पहुंचाया नहीं, उन तक कोड उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने पहुंचाया, उस पार्टी ने पहुंचाया जिस पार्टी को जिताने का काम इन ईवीएम मशीन्स ने किया। और उसमें कितने लोग लगभग शामिल होंगे? अगर लोकसभा का चुनाव है तो देश भर में कितने लोग शामिल होंगे? काफी हो सकते हैं। देखिए, अभी और तक जो इतनी आरोप बड़ी एजेंसी कथित तौर पे काम कर रही है, लेकिन देश की जो खुफिया एजेंसी है, आईबी है, किसी को नहीं मालूम, केवल एक सौरभ भारद्वाज को मालूम है। देखिए, आईबी हो, रॉ हो, ये सारी एजेंसीज केंद्र सरकार की। तो इस इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये कि सौरभ खुद इस बात को मान रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जिस मशीन को हैक करके उन्होंने दिखाया वो मशीन खुद आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही तैयार की थी। और आपका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है, इस दावे पर अब भी वो अड़े हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।